वेलकम टू CLC जुडिशियल। यह बिहार जे मॉक इंटरव्यू का पार्ट 20 है। इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो का थीम है। मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि बिहार जे में अगर आप प्रीवियस इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो मैं काफ़ी सालों से काफ़ी क्लोजली से माइन्यूटली वॉच कर रहा, ऑब्जर्व कर रहा। तो जो 30th में क्वेश्चन पूछे गए, जो 31st में पूछे गए, 28, 29, तो उन क्वेश्चंस को अगर आप कर लें और उनके आंसर का भी मिरर प्रैक्टिस कर लें तो उन्हीं के इर्द गिर्द होता है क्वेश्चंस। हम लोगों ने सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन बना रखा, हम लोगों ने इस पे काफ़ी वर्कआउट किया है। जो फर्स्ट चॉइस होता है नॉर्मली, वैसे एक्सेप्शंस तो थोड़े बहुत हो सकते हैं, लेकिन जो फर्स्ट चॉइस है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपका आईपीसी से, उसके बाद कॉन्स्टी आईपीसी, ये दोनों हॉट फेवरेट सब्जेक्ट हैं, इनसे खूब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद प्रोसीजरल से, जिसमें सीपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस। उसके बाद आपके फैमिली लॉ, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, कॉन्ट्रैक्ट टॉर्ट और टीपीए ये। और अगर आपने एलएलएम किया है तो डिजर्टेशन के टॉपिक से, उसके जो आपका पेपर था उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो नॉर्मली ये पार्ट 20 है ये वीडियो, और हर वीडियो में हम लोगों ने काफ़ी इम्पोर्टेंट सी बातें बिहार जे इंटरव्यू से संबंधित दो चार करके शेयर कर रखा है। एक ही वीडियो में इन सबों को इंक्लूड करना पॉसिबल नहीं है, तो आप हमारे चैनल पे विजिट कर बिहार जे मॉक इंटरव्यू के नाम से प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में जाके आप ये सारे वीडियोस देख जाइएगा। इनसे आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो सकती है। और ख़ासकर हम लोग स्पेशल 1-to-1 मॉक सेशन भी सब्जेक्ट वाइज एट रैंडम बहुत तरह के वेरिएशंस के साथ प्रोवाइड करा रहे हैं। यह जो प्रीवियस वीडियोज हैं 17, 18 और 19, इन तीनों में एविडेंस एक्ट को कंक्लूड कर दिया गया है। एक बार और भी पूछा गया था पहले कि स्नीफर डॉग एविडेंस, उसकी एविडेंशियरी वैल्यू क्या है, क्या उसे कोई एविडेंस हम मान सकते, नहीं मान सकते। तो बिहार जे मॉक इंटरव्यू के वीडियो के साथ साथ हम लोगों ने बिहार एपीओ मॉक इंटरव्यू के भी दौरान करीब 70 वीडियो के आसपास यूट्यूब पे अपलोड किया था। उन वीडियोज को भी आप देख जाइएगा, क्वेश्चंस और उनके आंसर्स कॉपी में नोट कर लीजिएगा और मिरर प्रैक्टिस कीजिएगा। और अगर आपको हमारी आवश्यकता महसूस हो तो हम लोग ये ऑनलाइन सेशन टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रहे हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9262810582। अगर आप हमारे साथ जुड़कर इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं, अपने सपने को साकार करना चाहते हैं, तो हमें इस नंबर पे अपना नाम और बिहार जे मॉक इंटरव्यू लिख के व्हाट्सएप कर दीजिए। और कुछ ज़रूरी औपचारिकताओं के बाद आपको बिहार जे मॉक इंटरव्यू वाले बैच में ऐड कर लिया जाएगा। तो आइए देखते हैं यह पार्ट 20 ऑन हो गई है। तो इंटरव्यू का आपका 10 से 12 मिनट का एक सेशन होगा, और उस 10 से 12 मिनट के सेशन में आपसे कुछ चंद सवाल पूछे जाएंगे। उन सवालों के लीगली और लॉजिकली करेक्ट आंसर आपको देने हैं। अगर उन सवालों के लीगली और लॉजिकली करेक्ट आंसर आपने दे दिए तो अच्छे नंबर आ सकते हैं, और अगर आपका आंसर लीगली एंड लॉजिकली करेक्ट नहीं है, इंटरव्यू में शुभम ये दिक्कत होती है कि जानने के बाद भी बोलने में परेशानी। प्रमोद, रामप्रीत, ऐसा नहीं है कि आप आंसर नहीं जानते, आप आंसर जानते हैं, और आंसर जानने के बावजूद भी बोलने में परेशानी होती है। ऐसा महसूस किया है आपने रामप्रीत, राघवेंद्र, प्रमोद? तो इस परेशानी को, मतलब आप जो आप बोल रहे हैं इंटरव्यू के दौरान,
उसमें फ्लुएंसी और कंसिस्टेंसी दोनों होनी चाहिए। तो आपके विचार से उस फ्लुएंसी और कंसिस्टेंसी को कैसे आप हासिल करेंगे? हाउ डेट इज टू बी अचीव्ड? आप सभी लोग कैंडिडेट हैं, आप बताइए कैसे अचीव करेंगे फ्लुएंसी और कंसिस्टेंसी को? एनी थॉट, एनी आइडिया अबाउट? हाँ, जितना आपका मॉक होगा उतना ही अच्छा होगा। और ऑफलाइन में हम लोगों ने बिल्कुल जो इंटरव्यू, रियल इंटरव्यू होता है उसी तरह से सेटअप वगैरह बना रखा है। जो लोग पटना में हैं या जिनके लिए पॉसिबल है पटना आके ऑफलाइन सेशन, और दूर के आदमियों का ऑनलाइन सेशन भी है, तो आपका एक ऑनलाइन सेशन 1-to-1 फ्री है और बाकी के लिए नॉमिनल चार्जेस रखा गया। ग्रुप सेशन टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ये कई बार हम लोगों ने चर्चा किया है कि इंटरव्यू आपका फॉर्मल, इनफॉर्मल दो भागों में। इनफॉर्मल में आपके तमाम की आपकी हॉबीज क्या हैं, आपको एलएलबी करने की सीख, या कहाँ से कब आपने डिसाइड किया एलएलबी करने का, ऐसे तमाम तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। और बेसिकली आपका इंटरव्यू, आधा इंटरव्यू इनफॉर्मल पार्ट में डिसाइड हो जाता। पहले आपसे इनफॉर्मल पार्ट ही पूछा जाएगा। सबसे फेवरेट क्वेश्चन ये है कि अभी आप फिलहाल क्या कर रहे हैं, या आप जज क्यों बनना चाहते हैं। ये क्वेश्चन सबसे फेवरेट है, जाते के साथ ही पूछा जाता। तो इन सारे इनफॉर्मल पार्ट की तैयारी हम लोगों ने करवाए भी रखी है। अब आपको सब्जेक्ट वाइज अब क्वेश्चंस भेजेंगे अब आगे से सारा शेड्यूल, क्योंकि कुछ दिनों तक ये मॉक इंटरव्यू सेशन नहीं हो पाया था। आप लोग भी बहुत कम लोग ही प्रेजेंट हुआ करते थे, तो इसलिए नहीं हो पाया ये सेशन। अब रेगुलर होगा। आज कौन से सब्जेक्ट का इरादा है? आज क्या इनफॉर्मल किया जाए, फॉर्मल किया जाए, या मिक्स किया जाए? आप लोग बताइए। शुभम, राघवेंद्र? तो थोड़ा सा इनफॉर्मल पूछ लिया जाए। यस राघवेंद्र, व्हाट इज योर हॉबी? रामप्रीत, व्हाट इज योर हॉबी? Sir, my hobbies are cycling, running, reading books. साइकिलिंग। साइकिल का आविष्कार कब हुआ था? Sorry, sir, I don't know. तो साइकिलिंग कहेंगे तो इस तरह के सवाल पूछे जा सकता है। साइकिल के कोई फेमस ब्रांड का नाम बताइए। Atlas, Hero. एटलस कंपनी का मालिक। अगर ये सारी चीजें आप बोलेंगे ना, मतलब इट्स नॉट कि आपने हॉबी बता दिया कि आपकी हॉबी ये है और बात खत्म। हॉबी से सवाल पूछे जाएंगे आपसे। और रनिंग में तो ये हॉबी वाले पोर्शन को तैयार कर लीजिएगा। और नेक्स्ट में जो बहुत सारे स्टूडेंट की ये भी क्वेरी है एलएलएम के बारे में, तो आप देखेंगे ओवरऑल बहुत ही पैनिक का माहौल है और कंफ्यूजन का माहौल है। एक गलत सी धारणा बन गई है कि अगर हमने एलएलएम किया है और एलएलएम के बारे में डिस्क्लोज किया तो मुझसे बहुत कड़े और तगड़े सवाल पूछे जाएंगे, और उसका जवाब नहीं दे पाए तो इंटरव्यू से बाहर भी हो जाएंगे।
यह एक बहुत सारे कैंडिडेट की एक फीलिंग बन गई है और मैक्सिमम कैंडिडेट अपनी एलएलएम की डिग्री उसको छुपा लेते, बायोडाटा में उसका जिक्र नहीं करते। तो अब उसमें से एलएलएम छुपा के भी कुछ लोग, देखिए रिजल्ट तो हर तरह का है, कोई अब उन आंकड़ों पे नहीं, लेकिन मैं अपने व्यक्तिगत विचारों से एलएलएम में आपकी हायर क्वालिफिकेशन है, आप खुद तय कीजिए। अगर आप इंटरव्यू बोर्ड में बैठे हैं तो आप किस तरह के कैंडिडेट को सेलेक्ट करेंगे, सिंपल एलएलबी या एलएलएम? क्या एक साइकोलॉजिकल एटीट्यूड होना चाहिए। अगर आप खुद इंटरव्यू बोर्ड में बैठे हैं, थोड़ी देर के लिए इंटरव्यू मेंबर्स भी जो बोर्ड के मेंबर्स हैं वो हमारी आप ही की तरह वो भी ह्यूमन बीइंग हैं, तो एज ह्यूमन एंगल अगर सिविल जज के पोस्ट के लिए एक कैंडिडेट है सिंपल एलएलबी और एक कैंडिडेट विथ एलएलएम है, तो साइकोलॉजिकल अप्रोच किसके फेवर में थोड़ा बहुत रहेगा, सिंपल एलएलबी या एलएलएम? एलएलबी वाले को लेंगे सर, एलएलएम वाले को नहीं लेंगे, जो सही है। आप एलएलबी वाले को लेंगे, एलएलएम को नहीं लेंगे? ऐसा क्यों? पहला बात तो क्या कहता है, इसलिए ये होता है एलएलबी बताया गया आयोग रखता है, और अगर एलएलएम वाले अगर उतना ज्यादा प्रेजेंट देना होता तो पहले एलएलएम पूरा आज पता होता तो एलएलएम करके यार उनको तो एकेडमी में जाना चाहिए सर, क्योंकि अगर उनको हायर स्टडी किया तो बहुत ज्यादा जरूरत है नहीं उनको, वहाँ कॉलेज वगैरह में पढ़ाएंगे तो बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकते हैं। एलएलएम करके फिर जुडिशरी में आ रहे हैं तो उनको देश का पैसा बर्बाद किया सर। एलएलएम करके जुडिशरी में आ रहे हैं तो देश का पैसा बर्बाद किया। Sir, I'm not agree with you, sir. आप एलएलएम किए हो गए? Then I'm not questioning them. Be a lady holder. लेकिन एलएलबी है तो एलएलबी कर सकते हैं, को कर रखा है ज्ञान के लिए तो वो अच्छी बात, लेकिन बहुत लोग सिर्फ एलएलएम इसलिए करते हैं ताकि वो एडवांटेज है, सही तो। देखिए अब आपका जो भी पर्सनल रीजन हो, अब जैसे आपने एलएलबी पास आउट किया, खाली बैठे हैं, कोई वैकेंसी नहीं है, तो खाली बैठने से बेहतर है कि हायर क्वालिफिकेशन की कोई डिग्री मिलती है तो उसे परस्यू कर लें। तो एलएलएम करना जुर्म नहीं है। एकेडमिक, अब मान लीजिए कि अब एलएलएम वाला जो कैंडिडेट है तो थोड़ा सा उसका ब्रॉड व्यू रहता है एलएलबी की अपेक्षा, और अब चलिए अब जो भी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हायर डिग्री को हमेशा प्रेफर किया जाता है। अब एक्चुअली वहाँ पे इनफैक्ट, लेकिन बहुत दिनों से एक परंपरा चलती आ रही है कि एलएलएम के बारे में बताएंगे तो टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन पूछे जाएंगे और बाहर हो जाएंगे। तो पहली बात कि अगर आप कोई चीज छुपाते हैं, इफ देयर इज समथिंग, और वो मटेरियल कंसीलमेंट है, तो अगर आप छुपाएंगे तो आप अंदर से घबराए हुए रहेंगे, नर्वस रहेंगे, और जो आपका साइकोलॉजिकल कॉन्फिडेंस होना चाहिए वो आपके चेहरे के हाव भाव से उतना बढ़िया साइकोलॉजिकल कॉन्फिडेंस आपका नहीं रह पाएगा। दिस इज नंबर 1। एलएलएम अगर आपने किया है तो आपका जो डिजर्टेशन का पेपर है
क्या उसकी तैयारी नहीं कर सकते डिजर्टेशन के पेपर का? एलएलएम वालों का फिक्स है कि उनके डिजर्टेशन के ही पेपर से इंटरव्यू के सवाल पूछे जाए। ये जानने के लिए कि आपने एलएलएम किस तरह से पास आउट किया। बीपीएससी के द्वारा इस तरह का कोई भी नियम नहीं है कि एलएलएम को प्रेफर करेंगे, एलएलबी को नहीं प्रेफर करेंगे, या ये सारी चीजें ब्लैंक छोड़ी हुई है। लेकिन इंटरव्यू बोर्ड को अगर मार्क्स देना है तो उनका इंटरव्यू तो टोटली डिस्क्रिशनरी है। जो भी उनका डिस्क्रिशन है एक नेचुरल, उसी हिसाब से वो नंबर देंगे आपको इंटरव्यू में। एक एक नंबर बहुत मायने रखता है, उससे आपका सिलेक्शन हो भी सकता, और एक नंबर कम हो गया तो आप सिलेक्शन से बाहर भी हो सकते। तो साइकोलॉजिकल एडवांटेज आपका तभी बनेगा, आप अपने एलएलएम के बारे में बताइए। मैं कभी भी किसी भी कैंडिडेट को नहीं कहता कि आप अपनी एलएलएम की डिग्री को छुपा लीजिए। मैं हर किसी को शुरू से ही, आप हमारे पुराने भी वीडियोस देखेंगे तो हर किसी को शुरू से यही कहता रहा कि आप एलएलएम के बारे में बताइए। जो आपका डिजर्टेशन का पेपर है उसकी आप एक अच्छी तैयारी कर लीजिए। मेरे हिसाब से एलएलएम वाले अगर अपने डिजर्टेशन के पेपर की अच्छी तैयारी, देखिए एलएलबी वाले को ये नहीं पता कि कौन से सब्जेक्ट से और कहां से क्वेश्चन पूछा जाए। हालांकि ये अप्रोच कि एलएलएम वाले से केवल डिजर्टेशन पे ही सवाल पूछे जाए और उसी पे इंटरव्यू डिसाइड हो, तो ये बात ठीक नहीं है। एलएलएम वाले से और भी पूछना चाहिए। आप सिंपल एलएलबी हैं, आपसे पता ना फैमिली लॉ पूछेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट पूछ देंगे कि टॉर्ट पूछ देंगे कि कॉन्स्टी पूछेंगे कि प्रोसीजरल पूछेंगे। एलएलबी वाले से क्या पूछेंगे तो कुछ पता नहीं होता। दो आपके मेजर सब्जेक्ट हैं जिनसे काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वन कॉन्स्टी, दूसरा आईपीसी। अब आईपीसी कहना उचित नहीं रहेगा, बीएनएस कह सकता है। तो एलएलएम आप मत छुपाइए, और बाकी हम लोग एलएलएम के बारे में 1-to-1 सेशन में इसमें बातचीत करेंगे। और आज आप लोगों का जो इंटरव्यू है, आज का जो मॉक सेशन है, वो हम लोग तो बहुत सारे उधर पहले क्वेश्चंस कर रखे थे और सब्जेक्ट वाइज मॉक चलाएंगे। इसमें हम लोगों ने लास्ट क्या चीज का किया था सर? कॉन्स्टिट्यूशन बीएनएस किया था, बीएनएस किया था, सेक्शन 80 के दिन। हाँ, और क्वेश्चन पोस्ट किए गए थे लास्ट पे एविडेंस वाले, नहीं? जी सर वो एविडेंस का था, वो कुछ कंसेशन से रिलेटेड। हाँ, तो आज एविडेंस ही ले लेते हैं। मैं अपनी डायरी जो है प्रीवियस ईयर वाली, जो अब तक पहले पूछे गए, जरा बस 1 मिनट में मैं अपना वो निकाल लेता हूँ कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। हम लोगों ने एडमिशन कन्फेशन तो कर लिया था पिछले सेशन में,
एडमिशन कन्फेशन हो रखा था ना? जी सर, जी सर। पर एक्सपर्ट ओपिनियन तक हो गया था। एक्सपर्ट ओपिनियन तक रखा था हम लोगों ने। चलिए, अगर मान लीजिए कि किसी आदमी ने बहुत ही ज्यादा क्राइम कर रखा, उस पे करीब 50 क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, उसका क्रिमिनल कैरेक्टर है, तो क्या ये रेलेवेंट होगा या नहीं रेलेवेंट होगा? किसी आदमी का क्रिमिनल बैकग्राउंड है, सैकड़ों मुकदमे चल रहे हैं, तो क्या इस बात का एविडेंस दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता? Sir, under section 54, if accused is producing, showing his good character, then only in reply. बोलने में थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही है, परेशानी? सर जी सर, बोलने में थोड़ी बहुत परेशानी हो रही है, फ्लुएंसी और कंसिस्टेंसी में। जी मैं एक बार फिर से अपने क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं। किसी आदमी पे सैकड़ों क्रिमिनल केस पेंडिंग है, तो क्या जो जो क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है, इनका एविडेंस दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता? इज इट रेलिवेंट और नॉट? Sir, in order to prove the good bad character of a accused, then in that case, previous conviction can be given for the and it will be relevant. देखिए, आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन आप लोगों को ये हो रहा है कि पुराने वाले में 14 था, नए वाले भारतीय साक्ष्य अधिनियम में ये आपका सेक्शन 12 हो गया है, एक्सप्लेनेशन 2। और आप कैरेक्टर एविडेंस का पढ़ेंगे तो उसमें फिर आपका सेक्शन 49 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कि प्रीवियस बैड कैरेक्टर नॉट रेलिवेंट एक्सेप्ट इन रिप्लाई। तो इन दोनों को इकट्ठा पढ़ने से थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। जो सेक्शन 12 में कहा गया है कि बट फेयर अपॉन ट्रायल ऑफ ए पर्सन अक्यूज ऑफ एन ऑफेंस द प्रीवियस कमीशन बाय द अक्यूज ऑफ एन ऑफेंस इज रेलिवेंट। तो प्रीवियस कमीशन तो सैकड़ों केसेज में इन्वॉल्व है, वो केसेज अभी पेंडिंग है, किसी में कन्विक्शन नहीं हुआ। आपको ये दोनों सेक्शन 12 और सेक्शन 49 और इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है? इफ ए मैन इज एक्यूज ऑफ एन ऑफेंस, तो इफ somebody is accused of an offense, आप समझिएगा इस बात को ध्यान से। अगर कि कोई आदमी पे आरोप है तो आरोप के कारण उसका कोई कैरेक्टर के बारे में आरोपी निर्दोष माना जाता है या गुनाहगार माना जाता है? तब तक सर वो निर्दोष शंका के परे उसको दोषी साबित न कर दिया जाए तब तक तो उसको दोषी। आपसे पूछा गया कि सैकड़ों केस पेंडिंग है, क्या उन पेंडिंग केसेज का एविडेंस दिया जा सकता है या नहीं? नहीं दिया जा सकता, क्योंकि जब तक कन्विक्शन नहीं हो जाएगा तब तक वो रिलेवेंट नहीं है। यस, यस, एग्जैक्टली करेक्ट।
यही आपको समझना है। जो सेक्शन 12 का एक्सप्लेनेशन 2 है उसमें प्रीवियस कमीशन की बात की गई है, प्रीवियस एक्यूजेशन की बात नहीं की गई है। अगर मान लीजिए किसी का मर्डर ट्रायल चल रहा है और वो 4 और डिफरेंट मर्डर केसेज में इन्वॉल्व, तो बेल के पर्पस से उसके बारे में बताया जा सकता है, लेकिन merely because somebody is involved in 4 more cases of murder, तो क्या उसी बेसिस पे उसे कन्विक्ट कर दिया जाएगा, या ईच एंड एवरी केस हैज टू बी डिसाइडेड अपॉन इट्स ऑन मेरिट? कैसे करेंगे? सर मेरिट के बेसिस पे करेंगे। यस, मेरिट के। एक चीज और, आप में से कुछ लोग एपीओज भी हैं और हमारे यहाँ से तो बहुत सारे बचे हुए थे एपीओ में। आप देखेंगे या आप भी, नॉर्मली जो एविडेंस एक्ट थोड़ा सा टेक्निकल है और प्रोसिक्यूशन की तरफ से प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट भी चीफ में वो बयान करवा दिया जाता। डिफेंस अब क्या कहेंगे, बहुत सारे लोग डिफेंस उस पर ऑब्जेक्ट नहीं करता, कोर्ट भी ध्यान नहीं दे पाती उतने तरीके से। मैंने देखा है ट्रायल कोर्ट में कई बार जो प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट है, हमने 1-2 जगह ऑब्जेक्ट किया था और उसे आने नहीं दिया चीफ ने एज ए डिफेंस काउंसिल। अगर प्रीवियस कन्विक्शन है तो प्रीवियस कन्विक्शन इज रेलेवेंट विद इन मीनिंग ऑफ सेक्शन 12 एक्सप्लेनेशन। कौन सा? हाँ, लेकिन बट प्रीवियस गुड कैरेक्टर इज रेलेवेंट। अगर एक्यूज जो है एविडेंस देता है प्रीवियस गुड कैरेक्टर का, तो उसे डिस्क्रेडिट करने के लिए हम प्रीवियस बैड कैरेक्टर का एविडेंस दे सकते हैं। तो अब आते हैं, ये सारे मॉक तब तक हेल्पफुल नहीं हो सकता जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। मॉक अच्छे तरीके से आपका हो, बेहतरीन हो, उसके लिए कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत जरूरी है। अगर कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है और अचानक मॉक में आ गए तो वही होगा, तैरना आता नहीं और पानी में छलांग लगा दिया आपने। तो अब आते हैं सवाल पे इन 2 चीजों के साथ कि सैकड़ों केसेस पेंडिंग है, क्या उन पेंडिंग केसेज का एविडेंस दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता? तो इसका आंसर नो, इट कैन नॉट बी गिवन। तो व्हाट इज रेलेवेंट? अब आगे अगर आपसे पूछें नो कि व्हाई इट कैन नॉट बी गिवन, सवाल यह है कि कोई 100 केसेज में इन्वॉल्व है, क्रिमिनल केसेज में 100 केसेज उस पे पेंडिंग है, और उनका एविडेंस दिया जा सकता नहीं दिया जा सकता। आपने कहा नो, इट कैन नॉट बी गिवन। आपसे पूछा जाएगा कि क्यों नहीं दिया जा सकता, फिर क्या जवाब होगा आपका? उस समय आपका जवाब दिया होगा कि प्रीवियस एक्यूजेशन इज नॉट ए रेलिवेंट फैक्ट। व्हाट फैक्ट कुड बी रेलिवेंट? दैट इज रिटन। कौन से कितने तक के सेक्शन में लिखे हुए हैं? 3 से लेके, पुराना वाला था ना 5 से 55, अब 3 से लेके 50 तक। हाँ, अब 3 से लेके 50 तक। फिर आपको काउंटर करेंगे कि सेक्शन 12 नहीं पढ़ा एक्सप्लेनेशन 2, तो वहां पे फिर आपको कहना है कि एक्सप्लेनेशन 2 में प्रीवियस कमीशन है, प्रीवियस कमीशन ऑफ द ऑफेंस। तो प्रीवियस कमीशन ऑफ द ऑफेंस और प्रीवियस एक्यूजेशन दोनों एक ही है या दोनों अलग अलग है? अलग है।
हाँ बिल्कुल, तो ये चीज आपको समझना है। सर प्रीवियस कमीशन और कन्विक्शन, इसमें जो नया वाला जो आया है आपका बेयर एक्ट, तो नए वाले बेयर एक्ट में भारतीय साक्ष्य अधिनियम में द प्रीवियस कमीशन बाय द एक्यूज ऑफ एन ऑफेंस इज रेलिवेंट within the meaning of this section the previous conviction of such person shall also be relevant। तो previous commission and previous conviction नए वाले में एक ये जोड़ा गया है, मैं नया वाला पढ़ के सुना देता हूं। But where upon the trial of a person accused of an offense the previous commission by the accused of an offense is relevant within the meaning of this section the previous conviction of such person shall also be relevant fact। तो अब now previous commission, whether accused has previously committed offense or not, ये कैसे डिसाइड होगा? If he has committed offense he has to be convicted। is the whole and sole thing here is कि there is a huge difference between previous accusation and previous commission। हम लोग previous commission that is equivalent to previous commission अगर establish हो जाता है तो conviction होगा। अगर कोई आदमी accused है, हम कब कहेंगे कि he has committed the offense? जब वो कन्विक्ट हो जाएगा तो। हाँ, तो इसलिए इन सेक्शंस के वर्डिंग पे आपको ध्यान देना। तो प्रीवियस एक्यूजेशन का एविडेंस नहीं दिया जा सकता, क्योंकि प्रीवियस एक्यूजेशन इज नॉट रेलिवेंट अंडर द चैप्टर रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स ऑफ द एविडेंस एक्ट। तो चलिए इसी को बताइए। अब ये बेसिक इनपुट हो गया। यस अंजू बाला, अगर कोई आदमी उस पे 100 क्रिमिनल केसेज पेंडिंग है, उन क्रिमिनल केसेज का एविडेंस दिया जा सकता, नहीं दिया जा सकता? नहीं दिया जा सकता सर। Why? Because the accused, the charge is already pending and there is no conviction done by the court। अंजू ने जो बताया उससे बेहतर आंसर भी हो सकता है कि द केस इज स्टिल पेंडिंग एंड सो एक्यूज हैज नॉट yet been convicted, he is only accused, so previous accusation is not relevant under the chapter relevancy of fact। सिर्फ इतना ही कहना कि प्रीवियस नहीं दिया जा सकता, चार्जेज स्टिल पेंडिंग, ये आंसर बेहतर है, या प्रीवियस कन्विक्शन हम कहेंगे या प्रीवियस एक्यूजेशन कहेंगे? क्या कहेंगे यहाँ पे? प्रीवियस एक्यूजेशन। हाँ, प्रीवियस एक्यूजेशन इज नॉट, previous accusation has not been provided as relevant under chapter relevancy of fact from section 3 to 50। हाँ, तो देखिए अंजू ने भी आंसर दिया, ठीक दिया आंसर। आपको कोशिश करते रहना, अगर दिक्कत हो थोड़ी बहुत तो आप अपने आंसर को कॉपी में लिख सकते हैं, लिख के मिरर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये बोलने की जो परेशानी है ना, ये जो टॉप करेगा, अब टॉपर कौन होगा वो तो अभी कोई नहीं जानता, लेकिन जो टॉप भी करता तो उसको भी ये परेशानी होती है बोलने की। आपका मेंस अच्छा है, इंटरव्यू अच्छा हुआ तो रैंक आ सकता, कोई ना कोई तो टॉपर होगा ही होगा। तो आप अगर ठीक से बोल नहीं पा रहे हैं तो इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। सभी स्टूडेंट की यही हालत होती है, कोई थोड़ा सा बेहतर बोल पाता, कोई उतना बेहतर नहीं बोल पाता। जिसकी जितनी ज्यादा कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी
वो उतना ही बेहतर बोल पाएगा। अब देखिए ना, बोलने में परेशानी हो रही है यहाँ पे। अगर प्रीवियस कन्विक्शन है तो उसका एविडेंस दिया जा सकता, नहीं दिया जा सकता? अगला सवाल। दिया जा सकता है सर। तो बस स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बताएंगे आपको, इसका जवाब देना है कि प्रीवियस कन्विक्शन इज रेलिवेंट विद इन मीनिंग ऑफ सेक्शन 12 एक्सप्लेनेशन 2 ऑफ द इंडियन ऑफ। अब 12 बोलेंगे तो फिर भारतीय साक्ष्य अधिनियम बोलना पड़ेगा। पहले 14 एक्सप्लेनेशन 2 में था, नाउ इट इज 12 एक्सप्लेनेशन 2। इंटरव्यू में क्या इतना ही बोलेंगे कि दिया जा सकता है, या ये बताएंगे कि विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन? अगर विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन कहेंगे तो थोड़ा आपका आंसर बेहतर हो सकता है। रेफरेंस देते हुए ही बताना होगा कि कहाँ रिलेवेंट होगा। हाँ, मतलब आप अगर आपको सेक्शन याद आ रहा है, प्रोविजन याद आ रहा है, तो आप विथ प्रोविजन बताएंगे तो थोड़ा आपका बेहतर आंसर होगा। एक्यूज जो है कई लोगों से, एक्यूज बहुत ही झगड़ालू किस्म का व्यक्ति था। मोहल्ले में हर दूसरे तीसरे दिन किसी न किसी से उसकी लड़ाई होती रहती थी। इस बात का एविडेंस दिया जा सकता, नहीं दिया जा सकता? ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, यही बिहार जे में पूछा गया। और इन्हीं लफ्जों में कोई व्यक्ति बहुत ही झगड़ालू किस्म का है, एक्यूज है, कोई मुकदमा उस पर चल रहा, हर दूसरे तीसरे दिन मोहल्ले में वो किसी न किसी से लड़ता रहता था। इस बात का एविडेंस दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता कि एक्यूज झगड़ालू किस्म का व्यक्ति था? क्या होगा आंसर? इसका आंसर होगा कि झगड़ालू किस्म का व्यक्ति था एक्यूज, दैट मे बी ए केस ऑफ बैड कैरेक्टर एंड एविडेंस ऑफ बैड कैरेक्टर इज नॉट रेलिवेंट within the meaning of भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इसको जब बोल के सुनाइए आप में से एक आदमी। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। हाँ, नहीं, एक्यूज झगड़ालू किस्म का व्यक्ति है, हर रोज आए दिन किसी न किसी से उसकी लड़ाई होती रहती थी। तो क्या भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अंतर्गत किसी व्यक्ति का झगड़ालू होना साक्ष्य के रूप में नहीं गलत। हाँ, बैड कैरेक्टर को हिंदी में क्या बोलेंगे? फिर बुरा सील। हाँ, तो ये रेलिवेंट नहीं है भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत। और जो चीजें रेलिवेंट, हम दो ही चीजों का एविडेंस दे सकता। तो दो चीजें कौन कौन सी हैं जिनका हम एविडेंस दे सकता? हाँ, एंड ऑफ नो अदर, ये लिखा हुआ है इसमें आपके एविडेंस एक्ट में। ये एविडेंस कैन ओनली, यस, एविडेंस कैन बी गिवन ओनली आइदर ऑफ फैक्ट इन इशू और ऑफ रेलेवेंट फैक्ट एंड ऑफ नो अदर। अगर कोई फैक्ट सेक्शन 3 से लेके 50 तक में नहीं है तो क्या उस फैक्ट का एविडेंस हम दे सकते हैं? कोर्ट को क्या, यस बताइए। यदि सब फैक्ट इन इशू से रिलेटेड तभी देता हूं, नहीं देता हूं। देखिए, कोई भी चीज अगर फैक्ट इन इशू से कनेक्टेड हो गया तो it does not require any explanation. If any fact is connected with fact in issue, that fact becomes automatically relevant. और इसीलिए आप देखेंगे इसमें जो
परिभाषा दी गई है आपको रेलिवेंट का। अगर रेलिवेंट की क्या परिभाषा दी गई है 2K में? सर नया वाला पढ़ के मतलब परिभाषा तो दोनों में एक ही है। वो नहीं सर, मतलब सेक्शन पे जगह अब देखिए, अब ये उनके मूड पे है। आप पुराना भी बता सकते हैं। आप कहेंगे कि सर अभी याद नहीं हुआ है नया वाला, पुराने वाले से मैं बता सकता हूँ। अगर आपको नया वाला आता है तो नया वाला बताइए, और अगर नया वाला नहीं आता है तो आप बोल दीजिए कि सर नया वाले में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है सेक्शन नंबरिंग में, पुराने वाला से क्या मैं बता सकता हूँ, तो आपको इजाजत मिल जाएगी। पुराने मतलब इस पे ज्यादा परेशान नहीं होना है कि नए वाले से बताएं कि पुराने वाले से बताएं। रेलेवेंट का जो डिफिनीशन दिया हुआ है वो डिफिनीशन क्या है? So relevant fact are those fact when fact is connected to the other fact as per provision given under Indian Evidence Act. Under relevancy, yes, under relevancy of fact. Yes, sir. तो then only that fact is to be relevant. तो accused का झगड़ालू होना ये उसका जनरल टेंडेंसी है। तो this evidence, this does not fall within any of the provision of the relevancy of fact, तो इसलिए ये एविडेंस नहीं दिया जा सकता। एक्यूज का कैरेक्टर बहुत अच्छा है, उसने कभी कोई क्राइम नहीं किया, सोसाइटी में उसकी बहुत इज्जत है, क्या इस बात का एविडेंस दिया जा सकता? इसमें भी सोचना पड़ रहा है। यस सर, सेक्शन 47 कैरेक्टर का यस, दिया जा सकता है। तो इसी तरह से तो कैरेक्टर से ऐसे क्वेश्चन होते हैं। सिविल केसेज में आपसे कैरेक्टर से बहुत तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और उन क्वेश्चन में राघवेंद्र माइक को म्यूट कर दीजिए, आवाज गूंज रही है आपकी। हाँ, तो कैरेक्टर में ये भी कि व्हाट इज द रोल ऑफ कैरेक्टर इनटू क्रिमिनल ट्रायल। तो अगर आपसे पूछा जाए ऐसे कि रोल ऑफ कैरेक्टर इनटू ट्रायल, तो आप वहां पूछ लीजिए उनसे कि सिविल ट्रायल में या क्रिमिनल ट्रायल में, सिविल केसेज या क्रिमिनल। सिविल केसेज में कैरेक्टर क्या रेलिवेंट है या इरेलीवेंट है? Sir, irrelevant in the cases of in civil cases. हाँ, और क्रिमिनल केसेज में गुड कैरेक्टर इज रेलिवेंट। अधिकतर कैंडिडेट की परेशानी ये होती है कि प्रीवियस गुड कैरेक्टर रेलिवेंट और 12(2) को मानते हैं प्रीवियस बैड कैरेक्टर। किसी आदमी पे 10 मुकदमे की FIR हो गई तो ये प्रिज्यूम कर लेते हैं कि उसका बैड कैरेक्टर हो गया। अगर किसी आदमी पे 10 FIR हो गई तो उसका कैरेक्टर बैड हो जाएगा। जब तक उसे सजा नहीं होती तब तक इज ही टू बी प्रिज्यूम्ड इनोसेंट और व्हाट? Until and unless, sir, until and unless. Unless and until he is to be proven guilty, he is to be presumed innocent. So even if 10 FIRs registered, that does not make him a man of bad character unless until he is convicted. तो ये चीज आपको जरूर ध्यान रखना है। कैरेक्टर से बस इतना ही। फिर पूछा जाता है कि कोर्ट किन फैक्ट का जुडिशियल नोटिस ले सकते।
ये पूछा गया है, कौन से फैक्ट का जुडिशियल नोटिस लिया जा सकता? सर वो बताया गया सर। सेक्शन 52 इंडियन साक्ष्य अधिनियम 52 में तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे क्लॉजेज हैं। वो मेंस के लिए शॉर्ट नोट्स या मेंस के, लेकिन अगर इंटरव्यू में पूछा जाए कि कोर्ट किन फैक्ट्स का जुडिशियल नोटिस ले सकते हैं, एक लाइन में इसका जवाब देना हो तो क्या देंगे जवाब? मतलब अब देखिए, आप 52 के सारे क्लॉजेज बताना, ये आप एक लाइन में कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड फैक्ट, जो कि अपने आप में एक सच है, कोर्ट उनका जुडिशियल नोटिस ले सकती है। फॉर एग्जाम्पल, ऑल लॉ इन फोर्स, इंटरनेशनल ट्रीटी एग्रीमेंट, कोर्ट सब्सिडिंग कंस्टिट्यूएंट असेंबली, सील कोर्ट का, ट्रिब्यूनल का, ऐसे। सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब में निकलता है, ये बात साबित करनी पड़ेगी या इसका जुडिशियल नोटिस लिया जा सकता? सर जुडिशियल नोटिस लिया जाएगा। क्यों इसका जुडिशियल नोटिस लिया जाएगा? तो universally accepted. हाँ, तो आप पहले यूनिवर्सली एक्सेप्टेड बोलिए, दो चार इसमें से जो उदाहरण है वो आप दे दीजिए तो आपका काम चल जाएगा। अगला जो इसमें आगे बढ़ते हैं, एडमिटेड फैक्ट को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। तो क्या on the basis of admitted fact can there be a judgment? On the basis of admitted fact क्या कोर्ट जजमेंट दे सकती है, नहीं दे सकती? तो सर जजमेंट दे सकते हैं इसके ऊपर। अभी हम लोगों ने ये तय किया है कि जो भी जवाब देंगे प्रोविजन के साथ देंगे। क्या है सर प्रोविजन? ऑर्डर 12 रूल 6 ऑफ सीपीसी यस, के बारे में बात करता हाँ, और एडमिटेड फैक्ट अगर क्रिमिनल केस में हो तो एडमिटेड फैक्ट को प्लीड गिल्टी से हम कह सकते हैं, यस सर। और प्लीड गिल्टी के इवेंट में कन्विक्शन हो सकती है। यस सर। तो अगला सवाल इसे पूछा जाता है कि एडमिटेड फैक्ट के बेसिस पे कोर्ट में डिलीवर ए जजमेंट as to why admitted fact, as to why admission is not conclusive. Admission conclusive है या नहीं है? Sir, admission is not a conclusive proof. हाँ, absolutely correct. But why admission is not conclusive? एडमिशन वॉलंटरी होना चाहिए, क्या होना चाहिए? Sir, admission must be voluntarily and true. अब देखिए, मान लीजिए कि एडमिशन कंक्लूसिव हो जाता तो क्या होता उसका अंजाम? इवन इफ दिस इज, घातक हो जाता है। अगर एडमिशन को कंक्लूसिव बनाते तो इन केस ऑफ इनवॉलंटरी एडमिशन वो भी कंक्लूसिव होता, तो इनवॉलंटरी एडमिशन के हिसाब पे भी जजमेंट पास होता है। तो एडमिशन को रेलिवेंट इसलिए बनाया गया, कोर्ट चाहे तो पूछ सकती है कि ये आपने पूरे होशो हवास में एडमिट किया था या नहीं, तो इसलिए एडमिशन को ओनली रेलिवेंट बनाया गया है, not conclusive. It may only stop. ये विटनेस ने एक ऐसा ही सवाल पूछा गया, यही सवाल 31st में हमारे स्टूडेंट्स
अभी वो पोस्टेड है, सिलेक्शन हुआ। विटनेस ने देखा ए ने बी को चाकू मारा, ये कौन सा एविडेंस होगा, प्राइमरी या सेकेंडरी? प्राइमरी एविडेंस। आपको जो है गलती भयंकर किए हैं, ये ओरल एविडेंस होगा कि प्राइमरी होगा? ओरल एविडेंस होगा। प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस कौन कब लागू होता है ये नियम? तो जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो। तो विटनेस ने देखा कि ए और बी ने चाकू मारा, तो इज इट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और इट इज ओरल एविडेंस? ओरल एविडेंस। ओरल एविडेंस। राघवेंद्र गलती हुई थी यहाँ पे। ये सब दिमाग से ये अचानक कर गया था, ओरल। हाँ, बहुत बड़ा गलती है, बहुत बड़ा गलती है। वो अफसोस नहीं करने का, स्ट्रॉन्ग माइंड कभी रिग्रेट नहीं करते। और आप भी, आप सारे बच्चे लोगों से मैं अपील करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, कभी भी खुद को अकेला मत समझिए। किसी भी तरह का कोई इशू हो, आप मुझे जस्ट टेक्स्ट कर दीजिए, थोड़ा रिस्पॉन्स टाइम लग सकता है, मुझे जवाब देने में फ्री होते ही मैं कॉल बैक करता हर किसी को। कोई मतलब किसी चीज का अफसोस नहीं करना है, कोई भी निगेटिविटी नहीं पालना। वो घुमा फिर आगे कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, तो आपको क्या हमने बताया था कि पॉजिंग करना है नहीं करना? पॉजिंग करना है। यस सर, पॉज करके ही, सुन के पॉज करके फिर आंसर देना। हाँ, तो पॉजिंग के बाद ही आंसर देना है। प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस में डिफरेंस क्या है? एक लाइन में प्राइमरी एविडेंस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होता, सेकेंडरी में ओरिजिनल होता है नहीं होता? Sir, in primary evidence, original document is produced for the inspection before the court. यस। And in secondary evidence, certified copy of the original court is produced before the court. और मान लीजिए कि कोई डॉक्यूमेंट है, उसका ओरिजिनल गुम हो गया और सर्टिफाइड कॉपी इज नॉट अवेलेबल, तो क्या सेकेंडरी एविडेंस दिया जा सकता? नहीं दिया जा सकता। मान लीजिए ए ने बी को कोई लेटर लिखा, ओरिजिनल लेटर खो गया, उसकी फोटो स्टेट है, तो क्या वैसी स्थिति में फोटो स्टेट कॉपी दी जा सकती? नहीं दी जा सकती? Sir, दी जा सकती है. If the copy is made by the mechanical process, it can be. हाँ, और हाँ, आपको इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना। ज्यादा कॉम्प्लिकेट करेंगे, ज्यादा लंबा आंसर देंगे, तो आप फिर उन्हें मौका दे रहे हैं और उनको इनवाइट कर रहे हैं और क्वेश्चंस पूछने के लिए। आप जितना शॉर्ट, एक्यूरेट और स्पेसिफिक आंसर होगा, उतना ही आप सेफ जोन में हैं। 10 से 12 मिनट का समय गुजारना है आपको, वहां पे अच्छे से समय गुजर जाए, सभी सवालों के ठीक तरीके से आप जवाब दे दें। तो बस एक लाइन की प्राइमरी में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिया जाता है। अगर आप पूरा लाइन की व्हेन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इज प्रोड्यूस फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट, तो अगला सवाल पूछ देंगे ये इंस्पेक्शन कौन करता है? तो कौन करता है ये इंस्पेक्शन? अब परेशानी होगी ना, जी सर। तो इसीलिए मैं सजेस्ट करता हूं कि शॉर्ट आंसर आप दीजिए, एक्यूरेट, स्पेसिफिक। आपने याद किया, आपने बहुत अच्छा बोला कि प्रोड्यूस फॉर इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट। चलिए, अब सवाल उठाया तो इसका जवाब भी दे लें। इंस्पेक्शन का मतलब कोर्ट भी उसको देखती है, सिर्फ कोर्ट ही देखेगी, पार्टीज नहीं देखेगी। पार्टी भी देखेंगे। यस, विटनेस भी देखेगा। तो इंस्पेक्शन मतलब उसको देखना कि अब उसमें हैंडराइटिंग में है तो एक ही इंक है
या इंक चेंज है, या कहीं पे ज्यादा प्रेशर, या कैसे लिखा गया है, वो सारी चीजें इंस्पेक्शन में आती हैं। और उसके बाद प्राइवेट डॉक्यूमेंट किसे कहते हैं? सर वे सारे डॉक्यूमेंट जो पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है उनको प्राइवेट। यस, बहुत ही अच्छा आंसर। पब्लिक डॉक्यूमेंट किसे कहते हैं? So record which government unit required by law to keep or which is necessary to keep in discharge of duties imposed by the law. और आपने कोई प्रॉपर्टी अपने बेटे के नाम गिफ्ट करे, तो जो गिफ्ट डीड है आपका, वो आपके बीच और आपके बेटे के बीच प्राइवेट डॉक्यूमेंट है, पब्लिक डॉक्यूमेंट? Sir, private document. अंदाज पे क्वेश्चन इज दिस कि ए ने अपने लड़के बी को कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट करे, गिफ्ट डीड है, रजिस्टर्ड है। गिफ्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी का रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट से होगा या ऐसे भी अनरजिस्टर्ड से भी होगा? गिफ्ट डीड इमूवेबल प्रॉपर्टी का रजिस्टर्ड। हाँ, दोनों हो सकता है। अगर 100 रुपए से कम का है तो रजिस्टर करना। इमूवेबल प्रॉपर्टी 100 रुपए से कम के आज के समय मिलेगा? सर वहाँ लिखा हुआ है सर। अच्छा, एनीवे चलिए, रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड है। Sir, registered gift deed है तब वो public document होगा sir. हाउ? So because it is the record of the government unit. या पब्लिक रिकॉर्ड केप्ट इन स्टेट ऑफ प्राइवेट डॉक्यूमेंट, ये क्लॉज बी आएगा 74 का। जी सर। पब्लिक रिकॉर्ड केप्ट ऑफ प्राइवेट डॉक्यूमेंट, तो प्रोविजन के साथ ही से बोलिएगा ना, विद इन मीनिंग ऑफ सेक्शन 74 भी, तो आपका बेहतर आंसर होगा। जी सर। प्रोविजन हमेशा कोशिश करना है। प्रिजम्पशन का क्या रोल है? इफ ए फैक्ट इज प्रिज्यूम्ड, तो उससे क्या होगा? इफ ए फैक्ट इज प्रिज्यूम्ड, ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। If a fact is presumed, तो जब कोर्ट किसी फैक्ट को प्रिज्यूम कर लेती है तो उसे साबित करने का भार जो है वो उस व्यक्ति पक्ष पे चला जाता है जिसके विरुद्ध वो उठाना चाहिए। साबित करने का भार, उसको खंडन करने का। साबित या खंडन करने का? खंडन खंडन कर बात को। हाँ, गलत। ये खंडन आप नहीं जानते थे निधि, या जानते थे? ये सर थोड़ा सा मतलब ये गलती नहीं होनी चाहिए। Yes. इसी का नाम तो इंटरव्यू और इसी का नाम तो मॉक है। ये आप लोग एक काम और कीजिएगा, जो मॉक चल रहा है ना, तो जो सवाल पूछे जा रहे हैं और जो जवाब बताया जा रहा है, इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ये वीडियो आएगा यूट्यूब पे, तो वहां से भी सुन के कॉपी में नोट कर लीजिएगा, थोड़ा प्रोविजन को पढ़ लीजिएगा, और कोई भी डाउट हो किसी भी तरह का तो मुझे टेक्स्ट कर दीजिएगा। मैं आपको देखिए, आप तब तक बेहतर जवाब नहीं दे सकते जब तक आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है। मैं कुछ लोगों को देखता हूं, दे मॉक, कंसेप्चुअल क्लैरिटी है नहीं, आपकी तैयारी है नहीं, और दे मॉक, तो बीच समुंदर में तैरना आता नहीं और बीच समुंदर में आपने छलांग लगा दिया।
कुछ ज्यादा तो नहीं बोल गया भीम कुमार यू देयर? अंजू ज्यादा बोल गया मैं? नो सर, आपने बिल्कुल सही कहा सर। Yes, sir, I'm there. देखिए, अगर बगैर तैयारी के अगर मॉक आप देते हैं या बगैर कंसेप्चुअल क्लैरिटी के, तो वही बात होगी, तैरना आता नहीं और बीच समंदर छलांग लगा दिया आपने। तो ये जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, प्रिजम्पशन है तो दूसरी पार्टी की जिम्मेवारी बन जाती है उस प्रिजम्पशन को डिस्प्रूव करने का। अगर दूसरी पार्टी अपने ओनर्स को नहीं डिस्चार्ज कर पाती तो देयर में भी ए जजमेंट अगेंस्ट अदर पार्टी। एक तो इफेक्ट ये हो गया प्रिजम्पशन का। दूसरा इफेक्ट कि एक पार्टी को उस फैक्ट को प्रूव करने की जिम्मेवारी से मुक्ति मिल जाती है। ए पार्टी डज नॉट नीड टू प्रूव दैट फैक्ट, बट द अदर पार्टी हैज बर्डन टू रिबट द प्रिजम्पशन। ये दोनों, इसका दो इफेक्ट है। अगर कोर्ट ने कोई फैक्ट प्रिज्यूम किया तो जिस पार्टी के फेवर में प्रिज्यूम किया उस पार्टी की अब जिम्मेवारी नहीं है कि उस फैक्ट को प्रूव करने के लिए वो एविडेंस दे। अब दूसरी पार्टी की जिम्मेवारी हो गई कि उस प्रिजम्पशन को रिबट कर। ये आपका आंसर हुआ। इसको कैसे बोलेंगे, किस तरीके से बोलेंगे, ट्राई कीजिए, बोलिए। यस सुमन, आप बताइए, अगर व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्रिजम्पशन? Sir, if court presume a fact, then the one party does not need to prove that fact, but another party have the onus to disprove that fact. Yes. Now it's the better answer. It's the आपको ये वो ट्रेनिंग में बहुत सारी चीजें प्रिजम्पशन वगैरह पढ़ाया गया है कि नहीं पढ़ाया गया? सर अभी सब मिक्सअप चल रहा है। अच्छा, चलिए, अब जो भी उनका शेड्यूल हो। एक एपीओ के लिए एविडेंस एक्ट की पकड़ बहुत अच्छी होनी चाहिए जी। दैट इज नॉट ओनली फॉर द एपीओ, फॉर एवरीवन, इवन इफ ही इज ए जुडिशियल ऑफिसर और इवन इफ ही इज ए डिफेंस काउंसिल और एपीओ, whose evidence cases are to be decided not by choice or by what cases, all the cases are to be decided on the basis of evidence. एंड एविडेंस एक्ट ए बिट टेक्निकल, लेकिन मेरा हॉट फेवरेट सब। अब मुझे खुद भी नहीं पता लगता कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है। मैं भी आप ही लोगों की तरह हो गया हूँ। अब सारे सब्जेक्ट पढ़ा है तो सारे एक जैसे ही लगते हैं, बट एविडेंस थोड़ा सा है। कल हम लोग प्रिजम्पशन से आगे अब जो प्रिजम्पशंस हैं उन प्रिजम्पशन से आगे हम लोग बर्डन ऑफ प्रूफ, ओनस ऑफ प्रूफ। ओनस चेंज होता रहता है या बर्डन चेंज होता रहता? फिर उल्टा बोल दिया। इसको भैया अगर ऐसी गलतियां होंगी तो बहुत भारी पड़ेंगे। कॉपी में लिखिए, अगर ऐसी गलतियां हो रही हैं तो क्या चेंज होता रहता, बर्डन या ओनस? ओनस always shifts, whereas burden of proof never shifts. मतलब बर्डन ऑफ प्रूफ चेंज होता रहता है? No, onus of proof change होता है। ओनस चेंज होते रहता। बर्डन और ओनस में डिफरेंस क्या है? सर onus always shift. What is the difference between burden and onus? Burden of proof and onus of proof? Sir, onus always shift. That's true. But what is onus? Sir, onus means present evidence given to the specific fact, whereas burden of proof is responsibility of prosecution based on entire fact. और अगर सिविल केस है तो ये क्रिमिनल केस में बर्डन ओनस होता है, सिविल केसेस में नहीं होता बर्डन ओनस। उसमें नहीं होता है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो पूछे गए हैं। हम आपको वही क्वेश्चन करा रहे हैं जो पिछले इंटरव्यूज में पूछे गए हैं,
उन्हीं क्वेश्चंस को आप क्वेश्चन बैंक से कर लीजिएगा तो आपका एक बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी और अधिकतर आपका बहुत ही शानदार इंटरव्यू होगा। Sir, in civil case, it is on plenty on mere preponderance of probability. वो तो आप फिर आउट ऑफ कंटेक्स्ट चलेगा। सिविल केसेज आर टू बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड क्रिमिनल केसेज आर टू बी डिसाइडेड प्रूव बियॉन्ड रीजनेबल Doubt. हाँ, तो दोनों में अंतर है, प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड प्रूव बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। उन दोनों में क्या डिफरेंस है? अभी उसको हम लोग कल करेंगे, प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। अभी बर्डन और ओनस चल रहा। बर्डन एंड ओनस पढ़ के कल आइएगा, कल करें। हम एक लाइन में आपको हिंट दे देते हैं। व्हेन ए फैक्ट इज प्रूव्ड, initial burden is discharged, then onus to rebut shift upon opposite party। हाँ, अपोजिट पार्टी। तो जब कोई फैक्ट प्रूव हो जाए आइदर बाय वे ऑफ एविडेंस और प्रूव करने की जिम्मेवारी से मुक्ति मिल जाए, कोर्ट ने प्रिज्यूम कर लिया, तो इनिशियल बर्डन इज डिस्चार्ज। Burden of proof never shifts. One who alleges has to। पुराने जमाने में क्या कहावत कही गई है? जो कहेगा वो भरेगा। If you wish the court to deliver a judgment in your favor, you must prove those facts on basis of which the court may deliver the judgment. One who alleges हैज बर्डन या ओनस टू प्रूव, क्या होगा? वन हु alleges a fact has burden to prove it, और one who alleges a fact has burden has onus to prove it। तो बर्डन होता है। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। अगर आपने कोई फैक्ट को प्रूव कर दिया तो उस फैक्ट को डिस्प्रूव करने का बर्डन जो है, एक प्रूफ फैक्ट को डिस्प्रूव करने के बर्डन को हम क्या कहते हैं? ओनस। और उसको, तो दिस इज द डिफरेंस व्हेन टू प्रूव ए फैक्ट दैट इज ए बर्डन, जो इनिशियल बर्डन होता है, एंड टू डिस्प्रूव ए प्रूफ फैक्ट, टू रिबट ए प्रूफ फैक्ट, उसको क्या कहते हैं? ओनस। तो बर्डन ऑफ प्रूफ और ओनस ऑफ प्रूफ, इट्स ए वेरी बिग चैप्टर। इनसे आपको ज्यादा नहीं सवाल पूछे जाएंगे। बर्डन और ओनस में अंतर, तो बर्डन ओनस का मैंने हिंट दिया है आपको। कल बर्डन और ओनस से सवाल मैं पूछूंगा, इसकी तैयारी करके आइएगा। और डिफरेंस बिटवीन प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड प्रूफ बियॉन्ड, कौन सा? सफिशिएंट डाउट, रीजनेबल डाउट। रीजनेबल डाउट। तो कल ये दोनों पढ़ के आइएगा। एविडेंस एक्ट का क्वेश्चन जो पीछे हमने ग्रुप में भेजा था पिछले इंटरव्यूज का, उनसे जो आगे के क्वेश्चन है उन क्वेश्चन 40 क्वेश्चन तक भेजे थे एंट्री इन बुक अकाउंट। और जिनको आप में से जिनको 1-to-1 सेशन 1-1, 2-2 करके कॉल जाएगा और सबको मिलेगा सेशन। आज के लिए इतना ही। सी यू टुमारो। थैंक्स फॉर अटेंडिंग सेशन टुनाइट। सी यू। गुड नाइट।